नमस्कार मित्रों, आज दीपावली के त्योहारों के बाद में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय शुक्ला जी वरिष्ठ संपादक रहे हैं, देश भर के प्रतिष्ठित संपादकों में आपका नाम है और बेबाक बात करते हैं, तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। ये कहने की अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे दर्शक देश में और विदेश में अजय जी को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो आज अजय जी से हम बात जो करना चाहते हैं वो एलआईसी ने 33,000 करोड़ रुपए अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट किया, उसकी बात करेंगे। जब अदानी को विदेश की बैंकों ने ऋण देने से साफ मना कर दिया, या तो हेजिटेंट थी बैंक्स। हमारे यहां तो जब सैया भये कोटवाल डर काहे का। उनको ऑस्ट्रेलिया में यदि माइन खरीद करना है तो भी महामहिम प्रधानमंत्री जी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदेश से स्टेट बैंक उनको ऋण देता है, और कितना ऋण इन पर होगा मालूम नहीं, मगर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी नींव डाली थी, और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट मुनाफा भी कर रहे थे, वो भी अदानी को समर्पित कर रहे हैं मोदी जी। तो लेटेस्ट एग्जांपल जो है वो एलआईसी का है, और एलआईसी जब 33,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में कर रहा है, जिनको और कहीं से ऋण नहीं मिल रहा है विदेशों से, तो मोदी जी उन पर कृपा दृष्टि रखते हैं। तो हमें याद आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो जमाना जबकि एलआईसी के शेयर खरीदे गए थे और मुंद्रा कांड के नाते वो उसकी गाजवीज हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और ये मसला उठाया था उनके दामाद फिरोज गांधी ने, और पंडित जी के फिनांस मिनिस्टर और उनके बहुत निजी दोस्त टीटी कृष्णमाचारी और एचएम पटेल जो कि फिनांस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे, उनको पद से जाना पड़ा था। ये बात हमें उसका स्मरण हो रहा है। जस्टिस एमसी चावला एक गुजराती जज जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे और नेहरू और इंदिरा गांधी के काबीना में मंत्री भी रहे, उनको जब इसकी इंक्वायरी सुपुर्द की गई थी और उनकी रिपोर्ट आने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक्शन लेने में कोई झिझक नहीं रखी थी। हालांकि इससे विपरीत मोदी जी तो अदानी को बचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, फिर वो सेबी हो या और कुछ हो। मेरे ख्याल से इसलिए तो कांग्रेस वाले मोदानी कहते हैं, मोदी और अदानी का एक संयुक्त वो संधि कर लेते हैं, और मोदानी शब्द प्रयोग उन्होंने प्रचलित करा है। और संसद में भी A1 और A2 राहुल गांधी जिनको कहते हैं, एक अदानी है एक अंबानी है, ये दोनों की बातें होती है। और अजय शुक्ला जी इस पर यानी इतिहास से लेकर वर्तमान तक की बात हमारे साथ जुड़कर आज करेंगे। अजय जी आपका स्वागत है फिर से एक बार, और सीधा मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय जी नमस्कार। जी नमस्कार देसाई साहब, और सभी हमारे प्यारे दर्शकों को नमस्कार। और जब आप एलआईसी पे बात करेंगे तो एक चीज पंडित नेहरू ने जब इसे स्थापित किया तो उद्देश्य था इस देश के नागरिकों के पास में, इस देश के लोगों के पास में कोई जीवन की सुरक्षा का, कोई सामाजिक सुरक्षा का कोई आधार नहीं था। साहूकार, पूंजीपति और ये जिस तरीके से लोगों को लूटते थे, जमींदार और ये सब, वो किसी से छिपा नहीं। साहूकारों के मुनीम जाके महिलाओं की इज्जत तक पैसे के बदले लूट लेते थे, बेटियां उठा लाते थे, और न जाने क्या क्या होता था। तब पंडित नेहरू ने सोचा कि इस देश के नागरिकों को एक सुरक्षा का बहुत ऐसा साधन दिया जाए जिससे उन्हें इस स्थिति में न जाना पड़े, और उसमें बहुत बड़ा उन्हें
जो है इन्वेस्ट न करना पड़े, बड़े छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से वो अपनी सुरक्षा कर लें, जीवन रहते भी और जीवन के बाद। तो आप सोचिए, जो देश में उस समय 90% जनता भूमिहीन थी, 90% जनता, और जहां 90% लोग भूमिहीन थे, दूसरों के यहां काम करके, जमींदारों के उस में काम करके जी रहे थे, राजे रजवाड़ों और सबके गुलाम बन के थे, तब यह व्यवस्था की गई। इस देश का लगभग हर दूसरा नागरिक साहूकारों के जाल में फंसा हुआ था। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी आबादी को कैसे बचाया जाए, और आबादी भी ऐसी जो अनुत्पादक थी, यानी जिसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं था, जो असल में बेकार पड़ी हुई थी। गांव में हुए खेत पे, एक खेत जिसमें एक आदमी की जरूरत है, उसमें 10-10 लोग लगे हैं, खाने को रोटी नहीं हो पा रही है सबके लिए। इस तरह की दशा। तब नेहरू ने यह विजन दिया, और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी LIC लेके आए, जीवन बीमा निगम। आप सोचिए, धीरे 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 लोगों ने अपने किया, अपने परिवारों को सुरक्षित किया। चलिए, नहीं है जमीन, नहीं है हमारे पास अपना घर, नहीं है कुछ, लेकिन एक LIC है। उस LIC के बूते हम अपने आप को सुरक्षित कर ले रहे हैं, अपना, अपने बच्चों का, और जब मन करता है तोड़वा लेते हैं। उससे पैसा निकाल के बेटी की शादी कर ले रहे हैं, उससे पैसा निकाल के बच्चे को अच्छा जीवन देने का कर रहे हैं। शिक्षा इतनी सस्ती थी, सस्ती कहें या कहें लगभग मुफ्त थी। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करता हूं, मैं बात बताता हूं अपने दोनों भाइयों के, दोनों IITN हैं, और मैं आपको बताऊं कि अभी 2006 में उसने पास आउट किया, एक ने बीटेक और दूसरे ने एमटेक किया 2011 में। अब आप ये सोचिए, एक को बीटेक करने में 4 साल में जो उसने फीस दी, टोटल फीस दी IIT को, जिसमें हॉस्टल भी था, जिसमें मेस भी थी, और जिसमें फीस भी थी, सब मिला के उसने 4 साल में दिए 48,000 रुपए। 4 साल रहना, खाना, पढ़ना सब, और उसको वजीफे में सरकार से मिला तो मिला 2.25 लाख रुपया। अब आप ये सोचिए, इसके बाद आप देखिए कि जब छोटे वाले भाई ने बीटेक किया, एमटेक किया 2011 में IIT से ही, उसने भी ये सब मिला के जो फीस दी 2 साल की, वो 2 साल की फीस उसने 48,000, 48 नहीं 46,000 रुपया, और 2 साल में उसने एमटेक करने में 46,000 दिए, और साहब उसने वजीफा लिया 6 लाख रुपया। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये नेहरू की सोच थी कि इस देश में कैसे काबिल लोग बनाए जाएं। यदि आप काबिल हैं, अपनी काबिलियत के बूते आते हैं, तो आपको पैसा। आज आप IITs में देख लीजिए, 15-15 लाख रुपया IITs में फीस है, हॉस्टल और वो सब अतिरिक्त है, मेस अतिरिक्त है। तो इतना बड़ा अंतर आ गया 10 साल में, 11 साल में, आप कल्पना करिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस दशा में था, तो किसी तरह अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसे कोई व्यक्ति सुरक्षित रखने की एक स्थिति में हो, वो एक नेहरू ने दिया। बहरहाल, एक आरोप उन्हीं के सगे दामाद यानी श्रीमती इंदिरा गांधी के पति फिरोज जहांगीर गांधी ने संसद के भीतर लगाया, और यह कहा कि
एक कलकत्ता के व्यापारी हैं हरिदास मुंद्रा, उनकी कंपनी में LIC ने 1,25,000 रुपए, 1,00,000 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ नहीं, सिर्फ 1,25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। मुंद्रा की कंपनी बहुत अच्छी वो नहीं है जो वो दे सके जिस तरह से उसकी प्रोफाइल है, और ऐसी स्थिति में नुकसान होने की संभावना है और नुकसान होगा, तो इसलिए यह गलत डिसीजन है और इस डिसीजन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर, जैसा कि आपने बताया, जस्टिस कमेटी बनाई और वो कमेटी जांच के लिए गई, और जांच रिपोर्ट के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये नहीं कि जांच सालों साल चल रही, चंद दिनों में जांच की रिपोर्ट भी आ गई, और जांच रिपोर्ट के बाद में पंडित नेहरू ने अपने मंत्री को पहले ही हटा दिया, मंत्री को पहले ही हटा दिया। कृष्णमाचारी जो होते थे, TT कृष्णमाचारी वित्त मंत्री थे, उनको हटाया और उनके खिलाफ जो भी उचित प्रोसीडिंग हो जस्टिस कमेटी के मुताबिक, उसके लिए भी उन्होंने स्पष्ट लिख दिया। खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से लिखा। और दूसरी चीज, हरिदास मुंद्रा, उनके खिलाफ प्रॉपर जांच करने, क्या आपराधिक भूमिका थी, क्या उन्होंने फ्रॉड बताया था, उस पर कार्रवाई करने किया गया। उस जांच के आधार पर दिल्ली के एक 5 स्टार होटल से क्या नाम है, हरिदास मुंद्रा को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ अभियोजन चलाया गया, उन्हें 420, 467, 468 इस तरह से करके जो IPC की धाराएं थी उनके तहत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और सरकार ने उनसे 6.5 लाख रुपया वसूल किया, 6,65,000 रुपया। एग्जैक्ट मैं थोड़ा सा और कंफर्म कर दूं, हो सकता है फिगर मेरे से गलत हो सकता है, मैं आप वो देख लेते हैं, तब तक मैं बता दूं कि TT कृष्णमाचारी 6,65,000, मतलब 1,25,000 जो है उसने इन्वेस्ट किया था LIC ने, 1,25,000, और उनसे वसूला गया 6,65,000 रुपए, प्लस उन्हें जो जुर्माने के अलावा सजा भी हुई। ये नहीं है कि कहने की बात की जांच को ये करके हवा कर दिया गया, उसमें कहीं पर भी नेहरू या गांधी परिवार की कोई संलिप्तता नहीं है, क्योंकि इसकी आवाज भी वही परिवार उठा रहा है कि ये गड़बड़ हो रहा है जी। और नेहरू जी TT कृष्णमाचारी को पसंद करते थे, ठीक है, लेकिन उसमें एक जोड़ दूं, वो TT कृष्णमाचारी उनके इतने करीब दोस्त थे कि उनको डिसमिस किया गया। उसके बाद एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए खुद नेहरू जी गए, हालांकि नहीं जाना चाहिए था, मगर दोस्ती उनकी इतनी घनिष्ठ थी। और मैं यही कह रहा हूं हरि भाई, LIC के चेयरमैन को हटाया गया, और HM पटेल जो कि ICS अधिकारी थे, फिनांस मिनिस्ट्री में थे, उनको VRS लेने के लिए मजबूर किया गया। जी बिल्कुल सही, मैं यही कह रहा हूं, नेहरू का बड़प्पन देखिए, और TT कृष्णमाचारी का देश की आजादी में भी योगदान था, ये नहीं कह सकते, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, लेकिन नेहरू ने कहा दोस्ती मेरा निजी विषय है, लेकिन देश के साथ दोस्ती नहीं होगी। देश का दोस्त वही है जो देश को फायदा कराएगा, जो नुकसान कराएगा वो चाहे कितना दोस्त हो
मैं दोस्ती घर पे निभा लूंगा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कोई अपवित्रता नहीं, कोई बेईमानी नहीं, देश के साथ नुकसान नहीं होने दूंगा। और उन्होंने उन पर कड़ा एक्शन लिया, कार्रवाई की, और जो जस्टिस कमीशन ने रिपोर्ट दी 100% कार्रवाई हुई, 100%, 99 भी नहीं। जैसा कि आपने खुद बता दिया, एलआईसी का चेयरमैन हटाया गया, उन्हें वीआरएस भेजा गया। उस जमाने में वीआरएस का सिस्टम नहीं होता था, लेकिन नेहरू ने उसके लिए भी बाध्य किया। तो यह बड़ी चीज होती है। तो यह होता है कि दोस्ती बाद में है, देश पहले। यह नेहरू ने बताया। आज क्या हो रहा है, आपने और तमाम अखबारों ने जो छापा है उसमें कहा है कि 33,000 करोड़ रुपए का, नहीं 33 नहीं है, 37,000 करोड़ का है। और इसमें जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, किस समय किया है वो जान ली। 2020 में जब कोविड आया, कोविड के दौरान सारी कंपनियां बर्बाद हो रही थी, तो आपको पता है कि उस समय सबसे ज्यादा मुनाफा यदि किसी का हो रहा था तो अडानी का हो रहा था, अंबानी का हो रहा था। और उसी समय 2020 से 22 के बीच में 33,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, 32,000 पॉइंट समथिंग। और उसके बाद में 2025 में 5,000 करोड़ का हुआ। टोटल मिला के 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश अडानी की कंपनी में एलआईसी से कराया है नरेंद्र मोदी। यहां वित्त मंत्री नहीं है, यहां एलआईसी का चेयरमैन बीच में नहीं है, यहां वह स्वतंत्रता नहीं है। और आज पिछले 3 महीने से भारत इतना कंगाल देश बन चुका है कि भारत के पास एक अफसर नहीं है जिसे वो वित्त सचिव के पद पर लगा सके, यानी फाइनेंस सेक्रेटरी पर लगा सके। तो यह देश का दुर्भाग्य है। यानी किसकी आपको तलाश है? कोई रहने के लिए तैयार नहीं, कोई उनके मनस्वी निर्णयों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं यही बता रहा हूं कि यह स्थिति है आज देश की। तो हरिदास मुंदड़ा पर कार्रवाई हुई, उन पर हुई, सब पर। आज क्या है, अडानी पर इतना बड़ा 37,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। और आप कहेंगे यही हुआ? नहीं, इसी दौर में 2020 से लेके एसबीआई ने 34,000 करोड़ रुपए से अधिक अडानी को दे दिया। 34,000 करोड़ रुपए से अधिक, यानी उधर से भी लिया, इधर से भी। और अमेरिका में फ्रॉड का केस तो चल ही रहा है। मैं यही बता रहा हूं, ये छोटे छोटे आप इसको देखेंगे, फिर पीएनबी और दूसरी बैंकों की मैं बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने इस तरह से एसेट बना खड़ा किया जिससे विदेशी बैंकों से अडानी ज्यादा से ज्यादा पैसा उठा सके। यह लूट का मॉडल है। यह मॉडल कहीं पर भी देश के लिए नहीं। और जब सारे खुलासे होते हैं, सच सामने आता है, तो साहब नरेंद्र मोदी एक कार्रवाई, एक बयान, एक चीज नहीं। तब संसद में चर्चा होती थी और अनुमति दी जाती थी चर्चा करने की। प्रधानमंत्री बयान देता था, वित्त मंत्री बयान देता था, कार्रवाई बताता था, रोना नहीं रोता था कि अरे अंग्रेज लूट के चले गए, हमारे पास है क्या, हम तो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। चाहे जैसा दे के गए, अब हमारी जिम्मेदारी है, हमें टूटा घर मिले या खूबसूरत घर मिले, हमें ही उसे बनाना है, हमें ही मेंटेन करना है। यह है अंतर। मुझे सरदार पटेल का एक स्टेटमेंट याद आता है। सरदार पटेल ने कहा कि अब तक तो हम अंग्रेजों को दोष दिया करते थे, मगर अब हम जब आजाद हो गए हैं
तो हम वी हैव टू ब्लेम आवरसेल्व्स। अब जो भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो उसके लिए दोष हमें ही देना होगा, और किसी को दोष हम नहीं दे सकते। तो मैं यही यही तो कह रहा हूं, लेकिन हमारी मौजूदा सरकार रोना रोने के सिवा अपनी चोरी को अपनी वो करने की बजाय वो ट्रोल करवाती है। अरे नेहरू के समय में ये हुआ था, पहला घोटाला हुआ था। हाँ हुआ था, तो उन्होंने यदि 1.25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का था तो 6,65,000 रुपया उल्टा वसूला था। यानी कितने गुना ज्यादा आप समझ सकते हैं। और फिर वो एसेट भी उन्होंने ने बनाया था। और यही नहीं, उन्होंने जिन्होंने किया उनको जेल भी भेजा, सारी सजा दी, मंत्रियों से लेके सबको हटाया, सारे दंड दिए। आपने किसके खिलाफ क्या किया है ये बता दो। आज ना आप जांच कराने को तैयार हैं, ना आप कार्रवाई को तैयार हैं, ना आप सच बोलने को तैयार हैं, ना आप चर्चा करने को तैयार हैं। आप तो सिर्फ हजम कर जाने को तैयार। तो आज की ऐसी भ्रष्ट, झूठी और जुमलेबाज नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे। यहां रेप होता है तो रेप करने वाला कौन निकलता है? भाजपा ही निकलता है। यहां कुकर्म होता है, अप्राकृतिक जो है तरीके से तमाम चीजें होती हैं तो कौन निकलता है? भाजपा ही निकलता है। भ्रष्टाचारी निकलता है तो कौन निकलता है? भाजपा ही निकलता है। ठग निकलता है तो कौन निकलता है? भाजपा ही निकलता है। देशद्रोही निकलता है, देश के डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ तमाम देश विरोधी लोगों को वो करने के जो पकड़े जाते हैं गद्दार, वो कौन होते हैं? वो भी भाजपा आरएसएस के होते हैं। तो अब आप बताइए, गद्दार भी आपके, भी आपके, वो भी आपके। देश को आपने सीमाओं को कब्जा करा, सब करा दिया, और देश को लूट रहा है, जो देश के पीएसयू पे कब्जा कर रहा है। आपने बनाए नहीं है, आपने एक पीएसयू नहीं बनाया। जो पुराने बने हुए थे उन्हें पहले बीमारू बनाया और फिर अडानी की झोली में डाल दिया, अंबानी को सौंप दिया, उनके रिश्तेदारों को वही पूरी चौकड़ी को सौंप दिया बस। और सेल कंपनियों, काला धन और सबकी बात करते थे। 1 रुपया लाए तो नहीं, चला जितना गया वो कल्पना से परे है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज, घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाते हैं। मनमोहन सिंह सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में तकरीबन 80,000 घुसपैठियों को भारत से उठाया था और उनके देशों में फेंक दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार में 3,500 लोग सिर्फ प्रोसिक्यूट हुए। तो अब आप समझ लीजिए कौन घुसपैठिया लाता है, कौन कार्रवाई करता है, कौन भगाता है। ये सिर्फ ड्रामे करेंगे, भाषण देंगे, जहां चुनाव होगा वहां घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाएंगे, करेंगे। यानी हर तरह का भ्रष्टाचार यही करते हैं, कराते हैं, इन्हीं के लोग होते हैं। और उसके बाद में कहानी पीटते हैं, मरवा डालते हैं, कभी पुलवामा में, कभी पठानकोट में, कभी पहलगाम में, कभी पुंछ में, कभी राजौरी में, कभी जम्मू में, और तमाम ये घटनाएं करा के और उसके बाद कहते हैं कि साहब हम अच्छे हैं। साहब गोधरा से लेके और सब कुछ साबरमती एक्सप्रेस तक के सच जो जानते हैं वो जानते हैं, किसने किया किसने कराया सब कुछ सामने है। इसके बाद कहेंगे कि हम ऐसे हैं। तो अब आप समझ लीजिए असल में ये देश के गद्दार थे, हैं और रहेंगे। यही एक सत्य है, यही इनके वैचारिक संगठन का मूल मंत्र है। जी मगर अजय जी, ये कब तक चलेगा? मेरा अंतिम सवाल आपसे। सर, जब तक इस देश की जनता की आंखें बंद रहेंगी, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वो रहेंगी। मैंने कल एक वीडियो बनाया अपने द प्रिंसिपल पे, और तो उसमें मैंने बताया कि लोग अभी क्या कहते हैं, और ये हैं मुसलमान घुस आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने सारा देखा,
कांग्रेस की सरकार के दौरान 6 मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए, चाहे आपका महाराष्ट्र रहा हो, चाहे बगल में आपके राजस्थान रहा हो, चाहे बिहार रहा हो, चाहे असम रहा हो, चाहे और तमाम राज्य। और इसमें जम्मू कश्मीर के मैं नहीं जोड़ रहा हूं। जम्मू कश्मीर में तो सभी मुसलमान ही रहे। उनको बगैर जोड़े मैं बता रहा हूं कि इसमें इस दौरान 6 मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए। उसके बाद आप देखिए, यदि आप देखेंगे 10 ईसाई मुख्यमंत्री हुए। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी ने दिए। क्या आप बताइए, जहां ईसाई मुख्यमंत्री रहे या जहां पे मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे, वो कोई मुस्लिम राष्ट्र बन गया? या मुसलमानों ने जाके किसी की भैंस खोल ली, किसी का मंगलसूत्र छीन लिया, या किसी की जमीन छीन ली? नहीं ना साहब, मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रपति हमारे जो है रहे, उपराष्ट्रपति रहे, एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार। तो अब आप सोचिए, ये मुसलमान रहे तो क्या वो हो गया? भारत के जो है तमाम सिख राष्ट्रपति भी रहे, सिख गृह मंत्री भी रहे, और भी रहे, दलित भी रहे। 8 दलित मुख्यमंत्री रहे, जिनमें 6 तो सीधे कांग्रेस के थे और 2 को कांग्रेस ने ही वो किया, जिनमें एक मायावती जिस साल बनी थी मुख्यमंत्री, कांग्रेस के गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, बाद में उधर चली गई थी। ठीक है, इसके जिसका फायदा उन्हें मिला था कांग्रेस के साथ आने का। और इसके बाद इसी तरीके से जो मांझी है, जेडीयू से मुख्यमंत्री रहे, वो भी कांग्रेस से ही पैदा हुए, कांग्रेस से ही पहली बार मंत्री बने और सब कुछ हुआ, और उसके बाद में जेडीयू में चले गए, बाय डिफॉल्ट मुख्यमंत्री बने थे। तो मैं उदाहरण ये इसलिए दे रहा हूं कि चाहे जो कह लीजिए, तो क्या दलित राज हो गया? नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी ने किसी का छीन नहीं लिया, व्यवस्था व्यवस्था की। लेकिन इन्होंने जिस तरह से डरा के और लोगों के उसमें पट्टी बांध दी है, तो साहब फिर झेलना तो आपको पड़ेगा। आप देखिए, कांग्रेस ने तो सर्व समाज के बनाए, दलित भी बनाए, पिछड़े भी बनाए, आदिवासी भी बनाए, अल्पसंख्यक भी बनाए, हर तबके के, हर जाति के, ब्राह्मण भी बनाए, क्षत्रिय भी बनाए, सबको जगह दी। आपने क्या किया? आपने सिर्फ नफरत बोई, झूठ बोला और इस तरह से दिखाया कि नहीं, आप पता नहीं क्या कर रहे। असल में आप कुछ नहीं कर रहे। आपने कठपुतलियां बनाई हैं, कठपुतली राष्ट्रपति, कठपुतली उपराष्ट्रपति, कठपुतली वो। कांग्रेस के शासन में आप दिखा दीजिए एक भी कठपुतली राष्ट्रपति रहा हो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तलब कर लिया करते थे, आज किसी राष्ट्रपति की हिम्मत है? सोचिए, एक जस्टिस प्रधानमंत्री को तलब कर लेता है, आज क्या वो भी हाई कोर्ट का, आज क्या हिम्मत है? नहीं, सही बात। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि यह अंतर है। तो ये अडानी अंबानी की असल में सरकार है, क्रोनी कैपिटलिस्ट की सरकार है, और ये लोग बाकी सबको लूट के बर्बाद करके खत्म कर रहे हैं, और हम उनके ताली थाली बजा के खुश हो रहे हैं। तो साहब, ये जब तक हम ताली थाली बजाएंगे तब तक ये होता है। सोचना हमें है, लोगों को अवेयर हमें करना है, क्योंकि और कोई नहीं करेगा। कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं है कि भाजपा की तरह प्रचार पे भेजे कि हमने ये अच्छा किया, इन्होंने ये खराब किया, झूठे प्रचार चला। कांग्रेस अपने ही काम नहीं बता सकती है, मैं तो दावे से कहता हूं। इतने काम उसने किए हैं कि काम ही नहीं गिना पाएंगे। जी अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और जिस प्रकार से आपने कहा, तो मुझे अंत में एक बात याद आती है। जब हम मुंबई में पत्रकारिता में थे, यानी रिपोर्टर थे, तो अंतुले हमारे यहाँ, अब्दुल रहमान अंतुले हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, संजय गांधी के खास थे। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को
मुंबई की फुटपाथ से खाली कराने के लिए सबसे पहले एक्शन करने का उन्होंने तैयारी कर ली थी। हालांकि वो अदालत में ह्यूमन राइट्स के नाम पर फिर वो रोका गया, वो एक अलग बात थी, मगर वो कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, मुसलमान मुख्यमंत्री थे, और बावजूद इसके उन्होंने बांग्लादेशी घुसखोरों को, घुसपैठियों को निकालने के लिए काम किया था। भाजपा के किसी मुख्यमंत्री ने, भाजपा के किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस प्रकार से काम नहीं किया है। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।